वेलकम टू बीपीसी मेकर। दोस्तों आज है 30 अक्टूबर 2021 और 30 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है। कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ से आपको इस प्रश्न से रिलेटेड दिया था और यहाँ पर आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9.8 यानी कि 9.8% ये बिहार की बेरोजगारी दर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी किया गया था। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। यह प्रश्न है कि हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया था और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार में शिशु मृत्यु दर देश की शिशु मृत्यु दर से 1 अंक कम आंका गया है। ये रिपोर्ट में ये बातें निकलकर सामने आई है और सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ने इस साल के अक्टूबर महीने के लिए नया बुलेटिन जारी किया है, यानी कि नया संस्करण जारी किया गया अक्टूबर माह के लिए। अब यहाँ पर इसी में आगे लिखा गया इसके अनुसार वर्ष 2019 में बिहार की शिशु मृत्यु दर घट करके 29 प्रति 1000 हो गई है, जबकि देश की शिशु मृत्यु दर अभी भी 30 है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि 1000 में यानी कि प्रत्येक 1000 में 29 शिशु मृत्यु दर मतलब यह रिपोर्ट में निकलकर सामने है। जबकि अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत की, तो प्रति 1000 में 30 शिशु मृत्यु दर है अभी वर्तमान समय में। तो ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है और इसकी जो जानकारी दी गई ये आपको ध्यान रखना बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा दिया गया है और इसी आधार पर यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना इस रिपोर्ट के तहत ये 2019 का जो डाटा जारी किया गया है ये सबसे लेटेस्ट डाटा है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें सर्वे के अनुसार 2017 में तो बिहार की शिशु मृत्यु दर 35 थी, जो कि 2018 में घट करके 32 में थी और फिर 2019 में जो अब रिपोर्ट जारी किया गया ये 29 हो गई है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना निरंतर ये घट रही है और आपको यहाँ पर ध्यान रखना स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर करने के लिए ये शिशु मृत्यु दर को कम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी आधार पर बिहार का स्वास्थ्य सूचकांक एकदम से बेहतर हो सकता है, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमने एक और पॉइंट ऐड किया कि बिहार में 10 सालों में शिशु मृत्यु दर में 23 अंकों की कमी आई है, जो कि 2009 में बिहार की शिशु मृत्यु दर 52 थी। तो बिहार में 2009 में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऊंचा था। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 10 सालों में लगभग 23 अंकों की इसमें गिरावट आई है, गिरावट देखने को मिला है। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर जो डाटा संबंधित तथ्य हैं वो सारे चीज़ों को यहाँ से आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर यहाँ से आपके मेंस एग्जाम में प्रश्न बने तो संबंधित चीज़ों को आप एकदम से विस्तृत तरीके से लिख पाएंगे अगर ये सारे डाटा आपको याद होगा तो। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अन्य तथ्य की अगर बात करें तो बिहार की राजधानी पटना ये आप सभी जानते हैं और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान है। और यहाँ पे कई चीज़ें और है उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन किया गया, ये मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि बिहार के राजगीर और बोधगया में 2023 से 24 घंटे सोलर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जाएगी। एक बहुत बड़ी पहल होगी कि 24 घंटे सोलर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति होगी। तो ये बिहार के राजगीर और बोधगया में। और हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 15 दिसंबर 2021 से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ बिहार में अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए चक्र ऐप चलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जो मैंने इस पॉइंट में लिखा है, तो हालांकि इसकी घोषणा पहले भी कई बार हुई लेकिन इस बार जो हो रही है ये बहुत सख्त पैमाने पर हो रही है और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं सजा का भी प्रावधान है। अब यहाँ पर इसके इस्तेमाल और इसके निर्माण पर क्या सजा का प्रावधान है कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। आपको ध्यान रखना कि अभी हाल ही में 15 अगस्त 2021 को भारत ने अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूरा किया है और इस 75वें वर्ष यानी कि यहाँ पर 75 वर्ष को जो मनाया जा रहा है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन कहाँ पर यानी किसके द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनडीआरएफ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के कोने कोने में यानी कि विभिन्न जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। इसी मतलब कि इसी कड़ी में यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम द्वारा यहाँ पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। तो यहाँ से हम लोग सभी चीज़ों को एकदम से विस्तार में देख लेते हैं।
तो आपको बता दूं कि हाल ही में एनडीआरएफ द्वारा पटना के बिहटा में देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, 75 वर्ष जो पूरा हुआ है ये भारत आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष आजादी के पूरे होने पर भारत ने अमृत महोत्सव मनाया था। तो 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। और यहाँ पे हमारा इसमें अगला पॉइंट है इसका उद्देश्य, यानी कि जो मतलब कि अभी हाल ही में ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य लोगों को विविधता में एकता का संदेश देना तथा संयुक्तता के माध्यम से जीत के आदर्श वाक्य पर खरा उतरना, ये मतलब कि इसका उद्देश्य था, ताकि लोगों में इसकी मतलब कि संदेश दिया जा सके। और यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य तथ्य की, तो एनडीआरएफ का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक प्रश्न कई बार विभिन्न संस्था से जो रिलेटेड है कई बार पूछे जाते हैं कि इस संस्था का आदर्श वाक्य क्या है। तो उसी आधार पर यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव, ये इसका आदर्श वाक्य है। और ये गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। और अगर हम बात करें एनडीआरएफ के महानिदेशक की, तो वर्तमान महानिदेशक हैं एसएन प्रधान, और साथ ही साथ वर्तमान में एनडीआरएफ के 12 बटालियन है। कंप्लीट जानकारी यहां से आपको याद रखिए। और आपको यहां पर यह बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक जितने वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो जाइए, बिहार करंट अफेयर्स के नाम से वो प्लेलिस्ट बना है, आप सारे वीडियो को वहां पर एक एक करके देख पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये बता दूं जनवरी से लेकर के अब तक, यानी कि जनवरी से लेकर के सितंबर तक के करंट अफेयर्स का, यानी कि मासिक करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से इसका पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की क्विज और साथ ही साथ पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमारे बीपीएससी मेकर पे विजिट करें। बीपीएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहां पे तमाम चीजों का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। चलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहां पर हम आ चुके हैं अब तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मधुबनी जिला के 21 अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड के लिए चुना गया है। ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शम्स आलम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में मधुबनी जिले के शम्स आलम को नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड के लिए चुना गया है। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, ये बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। कई बार आपके प्रश्न जिले से भी संबंधित पूछ लिए जाते हैं कि शम्स आलम जिन्होंने अभी हाल ही में नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड जीता, ये बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो मधुबनी जिले के निवासी हैं। और यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि यह बिहार के पहले तैराक हैं जिन्हें वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है, इससे पहले मार्च 2021 में शम्स आलम ने नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, उसे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मधुबनी की, तो मधुबनी जो जिला है बिहार का, ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हाल ही में मधुबनी के सौराठ में मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट का संचालन जल्द ही शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। और आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि मई 2021 में, यानी कि इसी वर्ष मई महीने में मधुबनी जिले में गुप्तकालीन ईंट व सिक्का का प्रमाण मिला है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया 7 निश्चय योजना कार्यक्रम के तहत, यानी कि 7 निश्चय योजना कार्यक्रम में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है। यह भी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया और इस रिपोर्ट में किस जिला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नालंदा जिला इसमें मतलब टॉप पर है, यानी कि शीर्ष पर है। चलिए अब यहां पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं। तो राज्य सरकार द्वारा चलाए गए 7 निश्चय योजना कार्यक्रम में बिहार का नालंदा जिला शीर्ष स्थान पर आया है, यानी कि जो रिपोर्ट जारी किया गया इसमें नालंदा जिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि अगर हम बात करें सबसे अंतिम स्थान किस जिला को प्राप्त हुआ, तो आप यहाँ पर ये याद रखिए कि इसमें अररिया को सबसे अंतिम स्थान मिला है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इस रैंकिंग के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में सबसे खराब स्थिति कैमूर जिले की है। तो ये वाला पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों आपको याद रखना है कि 7 निश्चय योजना कार्यक्रम में सबसे पहला स्थान मिला है नालंदा को, जबकि सबसे अंतिम स्थान मिला है अररिया को। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि 7 निश्चय योजना कार्यक्रम जो है बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनकी यह महत्वाकांक्षी योजना है और वर्तमान समय में इसका दूसरा चरण चल रहा है, यानी कि 7 निश्चय योजना कार्यक्रम 2 वर्तमान समय में चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे अररिया की। तो अररिया के बारे में कुछ पॉइंट मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था जो कि आपको याद रखना है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण रानीगंज में किया जा रहा है, अररिया के रानीगंज में। और अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था एक मंकी पार्क के बारे में कि बिहार का पहला मंकी पार्क बनेगा कहां पर, अररिया जिले में बनेगा।
बनेगा और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ये पूर्ण रूप से मंकी पर ही केंद्रित होगा। मंकी के संरक्षण के लिए ही इसका निर्माण किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना ये बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना ग्राम में होगा। ओराही हिंगना एक जगह है जहाँ पर फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था और उसी जगह पर इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य पॉइंट की और बात करें तो नालंदा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है और इसकी सीमा लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, जहानाबाद और पटना से लगती है। अब यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको यहाँ से याद रखना है। और एक पॉइंट हमारा और भी है कि हाल ही में नालंदा को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसके द्वारा हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनसुख मांडविया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस योजना का नाम होगा हर घर दस्तक। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में एकदम से विस्तार से बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों से कोरोना वायरस सहित कई मामलों पर चर्चा की तथा मेगा कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू करने की घोषणा की और इसके तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीका लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस जो मतलब कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया जिसका नाम है हर घर दस्तक, ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना ये मेगा कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान यानी कि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकृत करना ही इसका उद्देश्य है, यानी इसका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकृत किया जाए। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसीलिए इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया मेगा कोरोना रोधी टीकाकरण। और यहाँ पर आप एक बात ये ध्यान रखें, इसके तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीका लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम अन्य तथ्य की बात करें तो हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए या फिर पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 18 अगस्त को आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया था। यह प्रश्न के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दिया था। अगर आपने हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो किया है तो ये आपको याद आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से संबंधित चीज़ों को याद रखना है। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए और उसे रिवीजन करते रहिए, यानी कि उसको रिवाइज करते रहिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि जो लोग घर बैठे 67वीं बीपीएससी और फिर बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे तो हमारे स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ जो भी चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से मिलते हैं वो चीज़ों को प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सारे मटेरियल यहाँ पर आपको मिलेंगे। हमारा जो मेन सबसे है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों हमारा मेन है कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और बिहार जी के। टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज का पीडीएफ और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा बीपीएससी मेकर ऐप पर। और यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल का अगर आप करंट अफेयर्स चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करने के बाद 199 वाला प्लान को आप वहां से एक्टिवेट करके सारे करंट अफेयर्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विशेषता यह होगी कि पिछले जितने भी करंट अफेयर्स वहां पे अपलोड है, यानी कि जनवरी से लेकर के अब तक के सारे करंट अफेयर्स वहां पे अपलोड है, तो वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जब से आप ज्वाइन करेंगे तभी से लेकर आगामी 1 वर्ष के लिए आप वहां से उसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो आपको लगभग 2 साल का यहाँ पर 199 में करंट अफेयर्स मिलेगा। ये करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेवारी हमारी है, आपको दोबारा कहीं से भी करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 6वां प्रश्न। यह प्रश्न कि भारत ने 27 अक्टूबर 2021 को किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अग्नि 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अग्नि 5 का भी हाल ही में परीक्षण किया गया 27 अक्टूबर 2021 को। तो हाल ही में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करते हुए 27 अक्टूबर 2021 को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण अभी हाल ही में किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है, अग्नि 5 जो मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यहाँ से इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो अग्नि 5 मिसाइल या फिर अग्नि 4, अग्नि 3 इस प्रकार के मतलब जो मिसाइल होते हैं ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा था कैसी मिसाइल है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना सतह से सतह प्रहार करने वाली ये मिसाइल है और जो कि अत्यंत सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर निशाना साध सकती है। ये भी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, तो आपको ध्यान रखना यह परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अब यहाँ पर आपको इसके विशेषताओं के बारे में बता दूं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है इसकी मारक क्षमता घातक है और ये 20 मीटर में 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और साथ ही साथ 10.17 मीटर ऊंची मिसाइल में 7 किलोमीटर लंबी वायरिंग है और ये 3 चरण में मार करने में सक्षम है। और इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि 1000 किलो तक न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है और इसको सड़क मार्ग से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। और यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह उपग्रह के जरिए की जाने वाली निगरानी से बचने की क्षमता से लैस है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताओं में इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर इनके अतिरिक्त इस तकनीक का इस्तेमाल भारत दुश्मनों और दुश्मन देशों के उपग्रह को नष्ट करने में कर सकेगा। और वर्ष 2005 में DRDO ने अग्नि 5 पर काम शुरू किया था
और डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर आरसीआई एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने मिलकर इसको तैयार किया है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपको ध्यान रखना कि इसके जो मतलब कि इस प्रकार जो स्टार्ट हुआ था अग्नि 5 पर, यह डीआरडीओ के द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। कंप्लीट चीज़ों की जानकारी यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश ने एक्स जेंडर विकल्प के साथ अपना पहला पासपोर्ट जारी किया है? ये भी चर्चे में है। और इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न बारे बता दूं कि हाल ही में अमेरिका ने एक्स जेंडर विकल्प के साथ अपना पहला पासपोर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर देखिए 2 बार जारी लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना है ये अमेरिका ने अभी हाल ही में एक्स जेंडर विकल्प के साथ अपना पहला पासपोर्ट जारी किया है। और ये उन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा जिन्हें समाज में पुरुष या फिर स्त्री के रूप में पूर्णतः पहचान नहीं मिल पाती है, यानी कि ट्रांसजेंडरों को ध्यान रखते हुए ही इसे मतलब कि शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा। अब यहाँ पे अगर हम अन्य तथ्य की बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि भारत में 6 दिसंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करके समलैंगिकता के अपराधीकरण को समाप्त कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, 6/2018 को इस पर फैसला आया था। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि 2014 के बाद से भारत में ट्रांसजेंडर लोगों को बिना लिंग परीक्षण के लिंग बदलने की सर्जरी करने की अनुमति दी गई है और तीसरे लिंग के तहत खुद को पंजीकृत करने का संवैधानिक अधिकार भी दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना, 2014 में ये अधिकार दिया गया था। और यहाँ पर आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में शायद 3-4 दिन पहले वाला जो एक वीडियो चैनल पे अपलोड हुआ था, वहाँ पर एक मुझे कमेंट देखने को मिला था कि सर आप वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो को देखते हैं, अगर आपको पसंद होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल बीपीएससी जैसे एग्जाम पर केंद्रित है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर निरंतर आपके साथ लगा हूँ, ये निरंतर कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और यहाँ पर अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि 27 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी ने ईस्ट इन्वेट के कौन से संस्करण को वर्चुअल संबोधित किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16वें मतलब इसका संस्करण को संबोधित किया गया है वर्चुअल, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये संबोधित किया गया। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में एकदम से डिटेल में बता दूं तो हाल ही में 27 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16वें ईस्ट इन्वेट को संबोधित किया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, 27 अक्टूबर 2021 को ये आयोजित हुआ था। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत महासागर में तनाव और इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर मुद्दा उठाया। और इस मुद्दे पर यहाँ पर इस समिट में चर्चा की गई। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस बैठक में चीन के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया समिट की बैठक में आसियान के 10 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम और लाओस शामिल थे। और इसके अलावा भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और रूस के प्रमुख इसमें शामिल हुए थे। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया समिट की, इसकी स्थापना कब हुई थी तो इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया समिट का गठन यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2005 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थापित देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका क्या उद्देश्य था स्थापना का। तो यहाँ पर मैंने इस वाले पॉइंट में आपको बताया इसका उद्देश्य यह था कि यहाँ पर प्रशांत क्षेत्र में यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थापित जो देश हैं उसको सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से ही इसका गठन किया गया था वर्ष 2005 में। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है किस राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में यह घोषणा किया गया? तो आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यह योजना उन लोगों के लिए घोषित की गई है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 1.8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब परिवार से संबंधित कोई भी प्रतिभाशाली छात्र या फिर छात्रा धन के अभाव के कारण अपने सपने को साकार करने का मौका ना खोए। यही इसका उद्देश्य और इसी के तहत अभी हाल ही में घोषणा किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। यह प्रश्न क्या था यहाँ पर आप एक बार पुनः देख लीजिए। ये प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि परिवार की जो सत्यापित जो वार्षिक आय है ये 1.8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अन्य तथ्य की अगर बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, ये आप सभी जानते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पे अगर हम बात करें भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पे स्थापित हुआ था, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया था भारत का पहला अनाज एटीएम। और अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सबसे अधिक सोलर यंत्र लगाने वाला जो राज्य है ये हरियाणा है और ये पहला राज्य है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त एक और पॉइंट है कि हरियाणा के झज्जर में भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल स्थापित किया गया है। सभी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू किया है? तो इस योजना का नाम है कृषि उड़ान 2.0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आइए यहाँ पर जानते हैं इस प्रश्न के बारे में सभी चीज़ों को। आपको बता दूं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में कृषि उड़ान योजना 2.0 की शुरुआत की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके तहत कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए उत्तर पूर्व पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में हवाई अड्डे में कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में हवाई मार्गों से कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा ताकि किसानों के जो कृषि उत्पाद है उसका परिवहन आसानी से किया जाए। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इन क्षेत्रों में जो किसानों के जो उत्पाद होते हैं उसके परिवहन में सहायता देने के कि मकसद से किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, किसानों की आय दोगुनी करने का मतलब न केवल उपज के लिए बाजार में मूल्य बढ़ाना, बल्कि इसका मतलब किसानों के लिए एक आदर्श बदलाव भी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये कृषि उड़ान योजना जो इसका दूसरा चरण भी हाल ही में जारी किया गया है 2.0। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो कृषि क्षेत्र में भंडारण की सुविधा के लिए किसान रेल सेवा शुरू की गई थी और अब तक 100 से अधिक किसान रेल संचालित किए जा चुके हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 11 प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलदेव प्रकाश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर जानते हैं इस प्रश्न के बारे में तमाम चीज़ों को। तो आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और साथ साथ आप यहाँ पर यह ध्यान रखें बलदेव प्रकाश को भारत बैंक में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वे वर्ष 1991 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र की एक बैंक है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और इस बैंक की जो अधिकतर शाखाएं हैं ये जम्मू कश्मीर में ही है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। और इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस वाले पॉइंट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र के वीलो क्रिकेट बैट, कुच्छी मशरूम और साथ साथ केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज सबसे कम उम्र की पायलट बनी है और ये भारत की पहली महिला पायलट है जो कि सबसे कम उम्र की है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखें, हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर दुनिया का सबसे बड़े ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो ये सारी संबंधित चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही आपको मजबूत बनाएगा और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष 10 देशों में किस स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि भारत पिछले 5 वर्षों में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के मामले में शीर्ष 10 देशों की सूची में 9वें स्थान पर है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट और है कि भारतीय जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 2016 से 2021 तक उद्यम पूंजी निवेश के रूप में 1 अरब प्राप्त किए हैं। यानी कि उद्यम पूंजी निवेश के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 2016 से 2021 तक इस कार्यकाल के दौरान 1 अरब रुपये प्राप्त किए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस सूचकांक में, अगर हम बात करें इस 10 देशों की सूची में, तो अमेरिका पहले स्थान पर है और जबकि दूसरे स्थान पर है चीन, और साथ ही साथ तीसरे स्थान पर स्वीडन और चौथे स्थान पर ब्रिटेन है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक पॉइंट है जो कि मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी पहले भी दिया था। तो यहाँ पर यह पॉइंट ये है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया जाएगा। तो तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है? कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न से रिलेटेड कर दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, हमारे करंट अफेयर्स के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं और भी हमारे जो मटेरियल हैं वो सारी चीज़ें चाहते हैं, तो BPSC मेकर ऐप को डाउनलोड करके मेंबरशिप लेने के बाद तमाम चीज़ों को वहाँ पर आप 1 वर्ष के लिए एक्सेस कर पाएंगे। तो जल्दी से जाइए BPSC मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से इन सारी चीज़ों का आप लाभ उठाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।